गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अवनीश कुमार सिंह कक्षा 11 का आरोह भाग 1 पुस्तक का काव्य खंड दुष्यंत कुमार की गज़ल का व्याख्या लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कल भेजा था। जीवन परिचय इत्यादि इसके पहले भाग में भेजा था। आज दूसरा भाग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को देखिए, चैप्टर को समझिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो उसके बारे में हमसे आप कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स के माध्यम से बात कर सकते हैं। दुष्यंत कुमार जो हिंदी भाषा में गज़ल को लाने वाले प्रेरक कवि माने जाते हैं। 1933 में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में, उत्तर प्रदेश के। इलाहाबाद से उनका शिक्षा दीक्षा हुआ और वहीं से इनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। परिमल में भी ये जाते थे और गंभीर गोष्ठियों में भाग भी लेते थे तथा 1975 में अल्पकालीन समय में ही इनका निधन हो गया। साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत है। इन्हें गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया है हिंदी में। इनके जो शेर हैं तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक सभाओं में लोकोक्तियों की तरह बोले जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। गज़ल में तत्सम तथा उर्दू शब्दों का पहले इससे माना जाता था कि गज़ल उर्दू ज़बान की रचना है, गज़ल में उर्दू ही चलता है। इसलिए गज़ल को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को ही जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ बिस्पाई गीतिनाट, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, उपन्यास। प्रस्तुत गज़ल यहाँ जो दिया गया है वह इनके साए में धूप रचना से लिया गया है। चूँकि गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता है इसलिए वह गज़ल नाम से ही यहाँ पर लिखा गया है। जो गज़ल था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि राजनेताओं के झूठे वादों पर चर्चा कर रहा है और उस विषय पर ही चर्चा करते हुए कहता है कि नेता लोग किस प्रकार का जब चुनाव आता है तो वादे, झूठे झूठे वादे करते हैं और चुनाव बीत जाता है तो क्या हकीकत होता है उसका बयां किया गया है। कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी इनकी चुनाव आया तो नेताजी आए और उन्होंने कहा कि मुझे जिताइए, मैं हर एक घर में लाइट पहुँचा दूँगा, हर एक घर में रोशनी होगी, हर एक घर में उजाला होगा। लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और आज जब चुनाव बीत गया तो पूरे शहर में भी रोशनी की कहीं लौ नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि शहर के चौराहे पर भी एक रोशनी नहीं लगी। घर की तो बात छोड़ दीजिए। अर्थात नेता लोग जो वादा करते हैं उसका 1% भी नहीं निभाते हैं, झूठा कोरा वादा करके चले जाते हैं। सुख सुविधाएं उपलब्ध
करवाएंगे ऐसा कह करके जाते हैं, परंतु स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर गांव में, शहर में 24 घंटे मिलती है बिजली, तो गांव में 16 घंटे या 12 घंटे मिलती है। यानी शहर से गांव का जो सुख सुविधा है वो 50% लगभग कम होता है। तो शहर में ही बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई, सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाए, तो गांव में कहाँ से आएगा। नेताओं के इन कागजी भाषण घोषणाओं की कवि निंदा करता है। दूसरे शेर में लिखा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त मीन्स पेड़, दरख्त मीन्स होता है पेड़। कहता है कि यहाँ दरख्तों की साए में धूप लगती है, यानी कि पेड़ के नीचे भी धूप लगता है। अर्थात पेड़ किस लिए होता है? छाया प्रदान करने के लिए। अर्थात जो कल्याणकारी संस्थाएं यहाँ बनी हुई है, जो जन कल्याण की बात करते हैं, जो जनहित की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, वह भी हमें ठग रहे हैं। वहाँ भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, वहाँ भाई हमारा हित नहीं हो रहा है। भाई पेड़ हम लगाते हैं छाया के लिए, अगर पेड़ के नीचे भी छाया हमें न मिले तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। पेड़ हम छाया के लिए लगा रहे हैं और पेड़ के नीचे भी हमें अगर छाया न मिले, धूप ही मिले, तो फिर पेड़ लगाने का फायदा क्या। अर्थात जो संस्थाएं, जो सभा, जो सोसाइटियां जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए बनाई जा रही हैं, वहाँ भी हमारा हित, वहाँ भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। वहाँ भी हमें धूप की बजाय, छाँव की बजाय धूप ही मिल रही है, अर्थात सुख के बजाय दुख ही मिल रहा है। अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अर्थात कभी इन सारी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है कि भैया कहते हैं ना कि आइए हम आपका हित करेंगे, हम आपके जात वाले हैं, हम आपके बिरादर वाले हैं, हम आपके धर्म वाले हैं, आपका हम हित करेंगे। हम अपना हित सोच करके उनके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा हित नहीं होता है, वहाँ भी हमारा अहित ही होता है। इससे बढ़िया है कि हम वहाँ न जा कर के हम उनसे दूर ही रहें और हमेशा के लिए दूर रहें, वही हमारे लिए बेहतर होगा। अब यहाँ देखिए काव्य सौंदर्य जो आता है, पहले अगर आशय स्पष्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पर हमें भावार्थ लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। काव्य सौंदर्य में जो होता है, पहले आपको संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गजल नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। इसी प्रकार से आप, और इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, संदर्भ क्या है, मतलब इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग मतलब क्या कहना चाहता है, सारांश। इसमें कवि नेताओं के झूठे वादों पर व्यंग किया है। उसके बाद आप भावार्थ डाल करके या व्याख्या डाल करके उसका व्याख्या करेंगे, जब आशय स्पष्ट करने के लिए आता है। तो काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आपका आता है 2 नंबर का या 3 नंबर, 2 नंबर का आता है, तो उसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। एक भाषा सौंदर्य, कौन सी भाषा का प्रयोग है। तो आपकी सभी रचनाओं में सिर्फ कबीर और ललित को छोड़ करके बाकी सभी रचनाओं में आपके हिंदी खड़ी बोली सहज भाषा का प्रयोग है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है। सारी कविताएं आपका ललित और कबीर को छोड़ करके तथा मीरा को छोड़ करके सारी रचनाएं मुक्तक छंद शैली में लिखी गई हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अब यहाँ पर प्रस्तुत, यहाँ पर काव्य में क्या है, क्या चिराग, मैसर, दरख्त, साई, ये सब उर्दू शब्दों का प्रयोग है।
तत्सम शब्द के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रभाव है ही। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था का प्रतीक है। चिराग क्या है? आशा, उम्मीद। हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये नेताजी जीत करके जाएंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो भी आशा निराशा में बदल गई। दरख्त यानी सुख सुविधा, हम जिस उम्मीद के साथ जिस सुख सुविधा के लिए लगाते हैं वह सुख सुविधा हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता है। लक्षणा शक्ति का निर्वाह किया गया है। साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। भाई साये में धूप लगती है अर्थात छाये में भी हमें धूप लगती है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य किया जाता है। तीसरा है कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, वे लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा न सही खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इसका भी संदर्भ सेम टू सेम वैसा ही। यहाँ कभी आम व्यक्ति के विषय में बताता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो एकदम लाचार बेबस होते हैं, गरीबी व शोषित जीवन जीने को मजबूर होते हैं, उनके पास यदि वस्त्र न भी हो तो वो पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। अगर जाड़ा में देखें, जब जाड़ा लगता है, अगर हमारे पास ओढ़ने के लिए नहीं है तो क्या हम पैर पूरा बटोर करके पेट में सटा करके सो जाते हैं। कुत्ते वगैरह, जानवर वगैरह, या आप गरीबों को देखिए जाके उनके घरों में, रोडों पे घूमते हुए देखिए, वो अपने पैर पेट एकदम सर सब एक ही में छिपा करके दबा कर सटा करके बैठ जाते हैं। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो जाता है। उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसका विरोध करने का भाव समाप्त हो जाता है। वह जैसी स्थिति है उसी को धारण करके अपना जीवन उसी को मान लेते हैं। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, जो विरोध न कर सकें। नेतृत्व करने वालों के, नेताओं के लिए या अधिकारियों के लिए ऐसे लोग ही मुनासिब हैं। मुनासिब मीन्स अनुकूल या उपयुक्त हैं। जो लोग कि हमारी बातों का विरोध न करें, भाई हम जो कुछ कहें वो उसको जी सर जी हुजूर करके मान लें। तो नेताओं के लिए ऐसे लोग ही, या भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट तंत्र के लिए ऐसे लोग ही उपयुक्त होते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है, उनका विरोध नहीं होता है। नहीं तो एक विरोध करेगा तो फिर दूसरा सुर में सुर मिलाने लगता है। दूसरा है कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कहते हैं भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदा न सही नहीं न सही, भगवान नहीं है कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर मानव की कल्पना तो ही है। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरह उनका जीवन कट जाता है। भाई ईश्वर नहीं है न सही, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास तो है, एक आस्था तो है कि ईश्वर है, खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, और उन्हीं को सोच करके हम कुछ बुरा करने के लिए डरते हैं, और उन्हीं को सोच करके हम कुछ अच्छा सोचते हैं। तो कम से कम उनको सोच करके आप कुछ अच्छा सोचते, अच्छा करते तो हैं, यही सही है। इसी से जीवन कट जाएगा। ये दूसरा दृश्य। तीसरी कविता है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन आश्वस्त, वे एकदम आश्वस्त है कि भाई पत्थर पिघल नहीं सकता है। विश्वास की बात है। या आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनको बदला नहीं जाता। अब मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, उनमें संवेदना नहीं होती, लेकिन कभी को इसके विपरीत इंतजार है इन आम आदमियों के स्वर को
में असर यानी क्रांति की चिंगारी हो, इनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर के विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कौन? आम आदमी जो शोषण सहता रहता है, जो दबे कुचलों की बात सहता रहता है, वो ये मान लीजिए भैया इनके साथ भाग गए, भैंस क्या कि बिन वजह भैंस भैंस पकड़ा है, इनसे कुछ कहना सब बेकार है, ये हमारी बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। लेकिन कभी कहता है कि मैं आश्वस्त हूँ, मैं इस आशा में हूँ कि जब आपकी आवाज़ में वह असर पैदा होगा, वह जोश आएगा, वह क्रांति की चिंगारी होगी, मैं वह चिंगारी देखना चाहता हूँ, चाहे परिवर्तन हो चाहे न हो। और जब क्रांति की चिंगारी फूट पड़ती है ना, तो परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन एकाएक ध्वस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो शासक वर्ग होता है, जो राजनेता वर्ग होते हैं, जो लोगों, वो लोग क्या करते हैं? उन लोगों के प्रति जो लोग लोगों में क्रांति की भावना जगाना चाहते हैं, लोगों में विरोध का भावना पैदा करना चाहते हैं, शासकों के प्रति, राजनेताओं के प्रति, अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, ऐसे लोग उन नेताओं के नज़रों में गड़ जाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करने लगते हैं। तो कहते हैं कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। क्या भाई? शासक तेरा है, निजाम में शासक, भाई तुम्हारा शासक है, चाहे तो सिल दे यानी बंद कर दे शायर की, अर्थात कवि की, मीडिया वालों की, प्रेस वालों की, पत्रकारों की जुबान आप चाहें तो भाई बंद कर दे, आपका शासन काल है, हमें जेल में डलवा दें, हमारे ऊपर धाराएं लगा दें, आपका भाई शासक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर यानी शेर या छंद जो होता है, उर्दू गज़ल का जो शेर होता है या छंद बोला जाता है, उसे बहर कहते हैं। भाई आपका शासन है, आप चाहें तो आप, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ तो मेरी ज़बान आप सीख सकते हैं, मुझे बंद कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने सत्ता में क्रांति का खतरा लगता है। स्वयं पहुँचाने के लिए शायरों की ज़बान अर्थात कवियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। ये एहतियात जरूरी है, सावधानी, एहतियात मीन्स सावधानी जरूरी है। गज़ल बनाने के लिए वहाँ बंधन, यति और गति की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार शासकों को चलाने के लिए या शासकों का विरोध रोकने के लिए उनको रोकना, शायरों, कवियों, पत्रकारों को रोकना उनके लिए जरूरी होता है। कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अब मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार वृक्ष होता है जो लाल लाल फूलता है और काफ़ी छायादार होता है। कहते हैं कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए, गुलमोहर के नीचे जिए, छायादार वृक्ष के नीचे, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। अगर मैं मर भी रहा हूँ तो मेरा मृत्यु भी दूसरों की हक, दूसरों का अधिकार दिलाने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए ही मेरी मृत्यु हो, ऐसा कवि कहता है। कि मैं मरूं तो, मैं जीऊं तो हमेशा पर कल्याण के लिए, अपने बगीचे में रहूं तो गुलमोहर के नीचे, यानी कि लोगों की सहायता, लोगों की सेवा करते हुए, और मरूं भी तो लोगों की सेवा करते हुए ही, करने में ही मेरा जीवन जाए। यहाँ गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार। शासकों की क्रूरता का और उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। उर्दू शब्दावली, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्तक छंद शैली है इत्यादि इसकी काव्य विशेषताएँ हैं। ये आपका व्याख्या रहा। अब नेक्स्ट डे हम आपको
इसका प्रश्न उत्तर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में भी इसको रिकमेंड करें देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।